हो गया ना? हेलो, स्टार्ट हुआ है? रिकॉर्डिंग मैसेज आप लोग को मिला? हाँ ओके सर, ठीक है सर। चलो फिर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो बेसिकली टुडेज डिस्कशन अबाउट इन इकोनॉमिक लॉ। तो आज इकोनॉमिक लॉ में सर आज हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा हम लोग लास्ट फ्यू लेक्चर्स जो हुआ था, कुछ गैप हो गया बीच में ड्यू टू एनी रीज़न, बट जो भी लेक्चर्स हुआ था उसमें हम लोगों ने सर इकोनॉमिक लॉ से सबसे इम्पॉर्टेंट एक लॉ था, काफ़ी मार्क्स भी कैरी करता है स्पेशली इन सीएस एग्जीक्यूटिव। सीए फाइनल, सीएमए फाइनल से भी अच्छा खासा उसमें वेटेज रहता है, बट सीएस एग्जीक्यूटिव में 25 मार्क्स के आसपास वेटेज होता है। दैट इज कंपटीशन एक्ट, है ना सर? कंपटीशन लॉ के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कशन हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने, मुझे जितना याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर हम लोगों ने फेमा में बात किया सर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में। याद है आप लोगों को? यस सर। हेलो, यस सर। तो बेसिकली फ्रॉम इकोनॉमिक लॉ पर्सपेक्टिव हम लोगों ने फेमा पढ़ा, हम लोगों ने कंपटीशन लॉ पढ़ा, कंपटीशन लॉ काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा। सर आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट के बारे में। दिस इज द एरिया। ऐसे में क्लास में कई काफ़ी बार इसके बारे में बात करता हूँ। लॉट्स ऑफ टाइम वी डिस्कस अबाउट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। हाँ सर, एसीजेड, एसीजेड, इवन टैक्स के अंदर भी हम लोग एसीजेड का क्वेश्चन करते हैं, है ना सर? एसीजेड के अंदर किस तरह का टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 10 के अंदर, याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, इनकम व्हिच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम, वहाँ पर भी एसीजेड के बारे में काफ़ी डिस्कशंस होता है। तो एसीजेड का आइडिया आप लोगों को है, तो कहने का मतलब यही है कि आइडिया जब है तो फिर एक्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए ना, कि एसीजेड का थोड़ा डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग नॉर्मली स्पेशल मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसका अप्रूवल, ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एसीजेड, सेटिंग अप ऑफ यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी, ठीक है, इसके बारे में ही जानकारी लेंगे। अगर आपको थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेना है, मतलब और ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया के साइट में। ठीक है, आप यहाँ पर जाके एसीजेड के बारे में वो हर चीज़ चेक कर सकते हैं जो आपको नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, फैक्ट शीट्स ऑन स्पेशल इकोनॉमिक जोन एज ऑन 17 जून 2022। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना अप्रूवल मिला है, कितना नोटिफाइड एसीजेड है, कितना नंबर ऑफ इन प्रिंसिपल्स इन एसीजेड से, ऑपरेशनल एसीजेड कितना है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में तभी आएगा जब आपको मैं ये बताऊं कि सर एसीजेड करता क्या है ना, या फिर एसीजेड किस पर्पस में बनाया गया है। जिसमें आप, अगर आप डेवलप एसीजेड में जाते हो तो सेटिंग अप ऑफ एसीजेड, हाउ टू अप्लाई, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एसीजेड एक्ट जिसके बारे में मेनली हम लोग बात करेंगे, एसीजेड में क्या रूल्स एंड अमेंडमेंट्स आया है, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स क्या आया है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आप इसके बारे में जितना जानेंगे उतना अच्छा। यस ना सर? ठीक है, तो इवन हम लोग को ये भी जानना है कि इंडिया में मेन मेन एसीजेड क्या क्या है। ठीक है, एसीजेड इन इंडिया, जैसे आप देख सकते हो कांदला, कांदला इन गुजरात, कोचीन इन साउथ, ठीक है, मद्रास, ठीक है, विशाखापत्तनम मतलब केरला में है कोचीन, मद्रास इन तमिलनाडु, विशाखापत्तनम, फॉल्टा दिस इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, डायमंड हार्बर के पास है, नोएडा, ठीक है। तो ये सब एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक एरिया में है। ठीक है, तो ये देखो सर, सीजेड एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 2019, और जो मेन एक्ट है वो 2005, दिखाई दे रहा है क्या? ये मेन एक्ट का एरिया है। ठीक है, तो ये 2019 में अमेंडमेंट होके क्या आया है, और 2005 में मेन एक्ट जो है उसमें क्या है, अब सारा का सारा चीज़ ऐसे भी देख सकते हो। सर ये तो मेन एक्ट के में आ गए सर, बट अगर आप चाहो तो आप इंस्टीट्यूट के मैट में तो आपको सारा चीज़ मिलेगा ही, तो आप यहाँ पर भी जाके पढ़ाई करो, नो इशू। हम लोग सर एक शॉर्ट नोट्स रेडी किए हैं जिसमें आपको सारा मैटर को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैटर को रेडी किए हैं सर। तो चलो दिखाते हैं आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये सीएस में, यूपीएससी वगैरह में बहुत पूछते हैं सर। ठीक है,
ठीक है, अभी हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, बेसिकली एसीजेड के बारे में जानेंगे। तो क्या है एसीजेड? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एसीजेड इज अ स्पेशली मार्क्ड टेरिटरी और एनक्लेव within the national borders of a country that has more liberal economic laws than the rest of the country। मतलब क्या समझ में आया सर? सर मतलब कुछ ऐसा है कि एसीजेड जहां पर भी बनता है वो बेसिकली देश के बाहर एक विदेश जैसा फीलिंग्स है सर। wherever you find एसीजेड, जैसे से फॉर एग्जांपल कांदला, सिर्फ जो गुजरात में है, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल में फॉल्टा या वाइजैक, ठीक है, मतलब विशाखापत्तनम। आप जहां पर भी एसीजेड देखोगे, जहां भी आपको एसीजेड नजर आएगा, इसका मतलब वो एक स्पेशल फैसिलिटी वाला है, बिकॉज वहां पर काफी सारा बेनिफिट मिलता है। किसको बेनिफिट किसको मिलता है? बेनिफिट मिलता है उस पर्टिकुलर एसीजेड में जो बिजनेस करेगा उसको। जैसे ये कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन का साइट है, ठीक है। अगर आप कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जानना चाहते हो, यहाँ पर इसका पोर्ट भी है। कांदला पोर्ट जो है ना सर, वो अपना अदानी का पोर्ट भी है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है, ये देखो कस्टम चेक पोस्ट दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ, देख पा रहे हैं ना सर कि किस तरह से पूरा देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, और ज्यादा स्पेशली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, मेन पर्पस एक्सपोर्ट बढ़ाना ही है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, ये इमेज भी कुछ बताता है। हाँ सर, कांदला बहुत बड़ा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, देखो सर। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत जोर शोर से क्रिएट हो रहा है। गुजरात इस मैटर में काफी डेवलपमेंट किया है सर। गुजरात इस देयर, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एसीजेड है। तमिलनाडु तो बहुत अच्छा एसीजेड बनाया सर। सबसे ज्यादा एसीजेड इंडिया के अंदर तमिलनाडु में है। वेस्ट बंगाल में एसीजेड है, बट देयर आर सम इश्यूज, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। बंगाल का एक हमेशा कुछ इशू चलता है, मतलब पोटेंशियलिटी है बट फिर भी इशू बना के रखता है। मतलब काम काज कुछ है नहीं, बस इशू बना के रखो। ठीक है सर, धीरे धीरे सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। आप जितना जानना चाहोगे उतना जान पाओगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉल्टा है, नोएडा है, ठीक है, एसीजेड नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सारा मैटर में बात करते हैं सर। कुछ पहले बेसिक बात जान लेते हैं जो जानने के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट किए आज का। तो डेफिनेशन क्या है सर? एन एसीजेड इज एन एनक्लेव विद इन ए कंट्री, एक ऐसा एरिया कंट्री के अंदर दैट इज टिपिकली ड्यूटी फ्री, मतलब टैक्स फ्री। टिपिकली ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री का मतलब क्या होता है? ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। सर आवाज आ रहा है मेरा? आप लोग कनेक्टेड हो कि नहीं? ज्योति, नंदिनी? हाँ सर। Okay, sir. So it's a duty-free area in the country and has a different business and commercial laws, chiefly to encourage investment and create employment. मेनली बात ऐसा है कि कंट्री के अंदर जहां पर भी एसीजेड बनाया जाएगा, वो ड्यूटी फ्री जोन होने के कारण बिग बिग बिजनेस को, बिग बिग कंपनीज को अट्रैक्ट करता है बिजनेस बनाने में, और जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स में थोड़ा सा बेनिफिट देना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, काफी अच्छा खासा बेनिफिट, जो आपको मैं टैक्स कैलकुलेशन में ऑलरेडी बता के आया था। मतलब इनकम टैक्स क्लास जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो, या रिसेंटली भी मैंने करवाया, ठीक है। एसीजेड, ईईजेड के बारे में बाद में बात करते हैं सर। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी एक होता है, आई विल डिस्कस लेटर। पहले एसीजेड जान ले सर। एसीजेड पॉलिसी वाज अनाउंस्ड फॉर वेरी फर्स्ट टाइम इन 2000। इसके बारे में फर्स्ट बात हुआ था 2000 में। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्स्टकल्स ऑफ बिजनेस फेस्ड, जो बिजनेस में जो ऑब्स्टकल्स हमारे देश में है सर, स्पेशली इन इंडिया में, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2000 में फर्स्ट टाइम, ठीक है। 2000 किसका एरा था? बीजेपी, यस। बड़ा बड़ा डिसीजन बीजेपी ले पाया है, पहले का क्या होता था पता नहीं, जो भी हो। 2000 में इसके बारे में फर्स्ट टाइम डिस्कशंस हुआ। देयर वर मल्टीपल, मतलब अटल जी का गवर्नमेंट बना था, ठीक है। इससे पहले एक बार गवर्नमेंट गिर गया था अटल जी का, मतलब ज्यादा दिन वो कुछ वोट का इशू हो गया था। चलो पॉलिटिक्स में नहीं हो बढ़ते अभी। In order to overcome the obstacles of business phase, there were multiple controls and many clearance to be obtained before starting a venture. पहले क्या होता था, बिजनेस करने से पहले आपको मल्टीपल कंट्रोल का सामना करना पड़ता था। बाद में क्लियरेंस करो, वहाँ क्लियरेंस, यहाँ क्लियरेंस, बिजनेस कम और क्लियरेंस ज्यादा, ठीक है। सरकारी गवर्नमेंट लेवल में इतना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस प्रॉब्लम करता था। तो ये बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। मतलब बिजनेस हुआ आसान। अगर बिजनेस आसान होगा तभी ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तभी ना जॉब क्रिएट होगा। जो स्टेट में ऐसा हुआ है,
जो स्टेट में ऐसा हुआ है इसके पीछे का मेन रीजन है यही। जैसे कि तमिलनाडु में इंडिया में बिजनेस बहुत ही बेहतरीन हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु इज देयर, कर्नाटका में भी आजकल बहुत अच्छा कर रहा है, बैंगलोर तो ऐसे ही थोड़ा सा वहां पर स्पेशल बिना बिना स्पेशल इकोनॉमिक जोन छोड़ के ही कर्नाटका काम कर रहा है, ठीक है। नोएडा में बना है, नोएडा में भी काफी जॉब क्रिएट हुआ है, ठीक है। और गुजरात तो है ही सर रिसेंटली, कोचिन कोचिन इज इन केरला, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको जॉब क्रिएट करना है स्टेट के अंदर, जैसे वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट के लिए ये अभी हार्डकोर नीड है सर। जैसे मैं ECZ इन इंडिया एक लिस्ट निकाल रहा था, लिस्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया, इसमें कौन से स्टेट में कितना इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है स्टेट वाइज आपको ये लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखना चाहोगे ये देखो ये, अच्छा 2005 एक्ट के पहले क्या था वो भी पता चल जाएगा आपको। 2005 एक्ट के पहले जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सर, उससे पहले भी गवर्नमेंट के हिसाब से क्या गवर्नमेंट किया था उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो 2005 से पहले कानपुर स्टेट, ठीक है, वो भी स्पेशल इकोनॉमिक जेड या प्राइवेट ECZ के हिसाब से चलता था। सूरत में था, हमारे कोलकाता में मानीकंचन ECZ जो वेस्ट बंगाल में था जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। जयपुर में जयपुर ECZ था। इंदौर में पीतमपुर एंड धर MP में मल्टी प्रोडक्ट का। जोधपुर बंथार, ठीक है। सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक सिटी दैट इज आल्सो इन वेस्ट बंगाल विप्रो, ठीक है, दैट इज आल्सो इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। महिंद्रा सिटी तमिलनाडु, महिंद्रा सिटी अनदर तमिलनाडु। रूमा टेक्सटाइल उत्तर प्रदेश, महिंद्रा सिटी अब फिर से तमिलनाडु। नोकिया अगेन तमिलनाडु। देखते हैं ना, तमिलनाडु का लिस्ट लगा हुआ है पहले से, 2005 से पहले भी तमिलनाडु। अच्छा इधर देखो सूरत मतलब गुजरात, इधर सूरत, ठीक है, बंगाल का भी दो है, ठीक है, राजस्थान का भी है, इंदौर भी है। अगेन रसी एक सेंटर एग्री एंड अलाइड का, नमक्कल तमिलनाडु। अरे बाप रे, तमिलनाडु तो एकदम छा गया सर पहले। आज के डेट में क्या सिचुएशन है, ये 2005 से पुराना डेटा बता रहा हूँ मैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ये मैं आपको पुराना डेटा बताया। देन व्हाट इज द करंट सिचुएशन नाउ, व्हाट इज द करंट सिचुएशन नाउ। तो इतना तो आपको समझ आ गया ना सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, इज अ जियोग्राफिकल रीजन दैट हैज एन इकोनॉमिक लॉज दैट आर मोर लिबरल देन कंट्रीज डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉज। मतलब इंडिया का जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक लॉ है उससे कहीं ज्यादा लिबरल इकोनॉमिक लॉ ECZ के अंदर होता है। इंडिया हैज स्पेसिफिक लॉज फॉर इट्स ECZ। द कैटेगरी ऑफ ECZ कवर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ मोर स्पेसिफिक जोन टाइप्स। उसमें एक होता है FTZ जिसमें फ्री ट्रेड जोन कहा जाता है, एक होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फिर EPZ कहा जाता है, एक होता है फ्री जोन FZ कहा जाता है। देयर इज ए इंडस्ट्रियल एस्टेट जिसको IE कहा जाता है, फ्री पोर्ट्स, अर्बन एंटरप्राइज जोन्स एंड अदर्स। यूजुअली द गोल ऑफ स्ट्रक्चर इज टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मेन पर्पस है कि देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़े, मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़े, टिपिकली इन इंटरनेशनल बिजनेस और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, MNC का संख्या बढ़ जाए, चाहे वो IT सेक्टर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स हो, ठीक है। अगर आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा का फ्लो होना चाहिए, कैपिटल का फ्लो होना चाहिए। अगर कैपिटल का फ्लो होगा, बिजनेस बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बनेगा, तो डेवलपमेंट बनेगा, पैसा भी बनेगा, ठीक है। यू कैन मेक मनी ओनली थ्रू मनी, ठीक है, मनी मेक्स मनी सर, ठीक है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। पैसे से ही पैसा बनता है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा उसका आपको डोर ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अ ह्यूज कॉन्सेप्ट, जितना समझना चाहो उतना कम ठीक है। आंध्र प्रदेश देखो स्टेट वाइज अप्रूव्ड ऑफ ECZ 2019 का नवंबर का डेटा है। इसमें एक्सपोर्टिंग ECZ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट ECZ, नोटिफाइड ECZ एक्ट के अंदर क्या क्या अप्रूवल है सर, यहाँ दिखा जितना मिल रहा है। नोटिफाइड में अप्रूवल में 32 है आंध्रा का, चंडीगढ़ में 2, छोटा जगह है ऐसे भी, छत्तीसगढ़ में 2, दिल्ली में 2, गोवा में 7, गुजरात 28, हरियाणा 23, झारखंड 2, कर्नाटका 62 अप्रूवल है। केरला में आप समझ रहे हो ना क्यों कर्नाटका डे बाई डे इंप्रूव कर रहा है, ये लेटेस्ट डेटा है। 62 अप्रूवल कर्नाटका का, केरला का 59। तो केरला स्टेट का साइज छोटा स्टेट में आता है सर, फिर भी अच्छा खासा अप्रूवल देके रखा है। मध्य प्रदेश 12, महाराष्ट्र 48, महाराष्ट्र 48, मणिपुर में ज्योति है, ज्योति आपके स्टेट में एक अप्रूवल है। यस सर। ओके सर। नागालैंड में 2, उड़ीसा में 7, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 5, राजस्थान 5, तमिलनाडु में 54।
तेलंगाना में 68, तेलंगाना में 68, उत्तर प्रदेश में 23। सर वेरी बैड। वेस्ट बंगाल इतना बड़ा स्टेट है, मतलब बड़ा मतलब साइज में इंडिया का टोटल 2% साइज है इसका, पॉपुलेशन में 4th या 5th लार्जेस्ट में आता है, और एसीजेड का संख्या 7। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, बोलो आप लोग। चिंता कर दिया मेरे को, मैं देख के मैं चिंता में पड़ गया सर। तो टोटल अप्रूवल है 417 का। ठीक है, सबसे खतरनाक है वेस्ट बंगाल का सिचुएशन। मणिपुर इतना छोटा स्टेट होकर भी एक एसीजेड है उसका। अच्छा, तो 349 आपका नोटिफाइड एसीजेड है, और जो एक्सपोर्टिंग एसीजेड्स के अंदर वेस्ट बंगाल में 7 ही एक्सपोर्टिंग एसीजेड है, ये अच्छा बात है। और बाकी सबका तो कुल मिला के 238 है। सेक्टर वाइज अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें और अप्रूव्ड एसीजेड को देखें, तो कौन से सेक्टर्स में, मतलब किस काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस में एसीजेड को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें एग्रो में ज्यादा नहीं है, 5 है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल 2, नोटिफाइड एसीजेड 5 एंड एक्सपोर्टिंग में 1। और बढ़ना चाहिए। ये फार्म बिल के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता था, ये जो एग्रीकल्चरल बिल आ रहा था ना सर, उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था। एक्चुअली हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट उतना नहीं हो पाता। अगर थोड़ा सा देश के अंदर राजनीति को ना समझता लोग ना, तो बात कुछ और बनता। एक्सपोर्ट होता ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, बात ही कुछ और होता। आज भी होता है बट बहुत ही छोटा मोटा। एक लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट डिमांड बहुत है दुनिया भर में। लोगों को आइडिया नहीं है कि भारत के मिट्टी से क्या बनता है। सीरियसली, ग्लोबल ग्लोबल जो अलग अलग कंट्रीज हैं, पागल होता है, उनके पास चावल नहीं है, किसी के पास व्हीट नहीं है, किसी के पास वेजिटेबल्स नहीं है। आपको पता है मिडिल ईस्ट का 50% वेजिटेबल्स भारत के लिए आता है। भारत खिलाते है तब खा पाते वो लोग। अगर कल वो लोग तेल देना भी बंद कर दे, हम जिंदा रह लेंगे सर। बिना तेल का इंसान बच सकता है, बिना पेट्रोल डीजल का वी कैन सर्वाइव, बट विदाउट वेजिटेबल्स, विदाउट फूड प्रोडक्शन, हाउ कैन वन सर्वाइव। इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, भारत एग्रो में बहुत कुछ कर सकता है। बस ना थोड़ा सा फ्रीनेस लाना चाहिए। ये जो मैं फिर से बार बार मैं फार्म बिल को फेवर करता हूँ इसलिए, बिकॉज आप ये बात समझने लायक है, इट्स इकोनॉमिक मैटर सर, कि एग्री जो फार्मर्स है ना, उसको ना एक गरीब फार्मर्स की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको एक एंटरप्रेन्योर की तरह ट्रीट करना चाहिए। फार्मर को वो सारा बेनिफिट दिया जाना चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन फील करता है। बिकॉज उसको नॉलेज भी है खेती करने का, उसको पता भी है कि वो क्या कर सकता है, उसको मतलब उसको पता नहीं है, उसको पता करवाना है। तो दैट्स वाई एग्रो में और अच्छा हो तो अच्छा रहेगा। एयरपोर्ट बेस्ड मल्टी प्रोडक्ट, इसमें 2 है, ऑटो रिलेटेड में 1, इसमें काफी जगह बचा हुआ है। एविएशन में 7, वाह। एविएशन, एरोस्पेस, एनिमेशन, गेमिंग, रिसेंटली इसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा है सर। बीच एंड मिनरल मेटल्स में 2, बायोटेक्नोलॉजी में 23, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, सेरामिक एंड ग्लास वगैरह में 2, इलेक्ट्रॉनिक में 2, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में 13, फुटवेयर में 5, फूड प्रोसेसिंग में 3। ये FTWZ बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली फ्री ट्रेड जोन के ऊपर बताते हैं, बाद में बताते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें वेस्ट बंगाल अच्छा करता है, जानते हो आप लोग। जेम्स एंड ज्वेलरी में वेस्ट बंगाल भी एक अच्छा जगह लेता है। इसमें 8 पोजिशन में है। हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट्स, इसमें मणिपुर आ जाएगा। ठीक है। IT, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। सेमीकंडक्टर गाड़ी के अंदर होता है, जिसके कारण पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिपेंड करता है सर। ठीक है, मेटलर्जी, ठीक है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि कितना सारा अप्रूवल है। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टेट वाइज एक्सपोर्टिंग एसीजेड्स, इसका भी लिस्ट आपको मिलेगा कि कब से किसको कितना दिया गया है, नहीं दिया गया है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सर, कि आप एसीजेड का करंट सिचुएशन देख के इतना समझ सकते हो कि कंट्री में या स्टेट में डेवलपमेंट कितना होने का चांसेस है। ठीक है, बिकॉज जितना एसीजेड रहेगा उतना बिजनेस बनेगा। अब गवर्नमेंट एसीजेड क्यों नहीं देना चाहता, गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स का पड़ा रहता है कि आई नीड इमीडिएट टैक्स, आई नीड इमीडिएट टैक्स। गवर्नमेंट का सोच ऐसा होता है कि हमें इमीडिएट टैक्स चाहिए। अगर गवर्नमेंट सिर्फ इमीडिएट टैक्स का खेला खेलेगा तो मुश्किल है। लॉन्ग टर्म प्लान करके चलना चाहिए सर। ठीक है,
लॉन्ग टर्म प्लान करके। तो चलो देखते हैं तो क्या कारण था। ऑब्स्टेकल बिजनेस पे फेस, जो बिजनेस को प्रॉब्लम होता है उसको दूर करना है। 2000 में ये गवर्नमेंट ने सोचा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। multiple controls and many clearances, infrastructure facilities were shoddy and well below world standards in India। काफी कम था बिजनेस फैसिलिटीज जो है इंडिया में, बाकी दुनिया के डेवलप इकोनॉमी के कंपैरिजन में बहुत बहुत खराब था। तो सर इसका मतलब लास्ट 22 इयर्स में इंडिया ने अच्छा किया। फिजिकल रेजिम वाज अनस्टेबल एज वेल। फिजिकल मतलब फाइनेंशियल जो एरा होता है, लाइक 5 इयर्स का जो फिजिकल पीरियड होता है इंडिया में, 5 इयर्स का फिजिकल पीरियड है ना सर। फिजिकल मतलब फाइनेंशियल, तो वो अनस्टेबल हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रॉपर बिजनेस ना होने के कारण। In order to attract huge foreign investment into the country, the government announced the policy. Parliament passed Special Economic Zone Act in 2005 after many consultation and deliberations. The act came into force along with SEZ rules in 2006. However, SEZ were operational in India from 2000 to 2006 under foreign trade policy. तो इससे पहले ये foreign trade policy से चलता था, ठीक है। इसका भी एक अलग डिस्कशन होगा, फॉरेन ट्रेड के ऊपर भी आप लोगों का एक डिस्कशन रहेगा सर। ये देखो दिखाई दे रहा है सर, ये भी एक अलग चैप्टर है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीडियर, ठीक है, बात करेंगे सर। ठीक है, अच्छा और क्या है सर। सर a precursor of the SEZ, the export processing zone were set up in India well before the first EPZ come in Kandla in 1965 to promote export। गुजरात के कांदला में जब एक्सपोर्ट बनाने के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया, ठीक है, वो बहुत पुराने टाइम में। दिस वाज द फर्स्ट EPZ नॉट ओनली इन इंडिया बट इन आल्सो इन एशिया। मतलब ये अच्छा एक सोच था 1965 में गवर्नमेंट का कि एशिया का फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाया गया था कांडला में। कांडला कहाँ है सर? गुजरात। कांडला इन गुजरात। अभी मैं आपको उसी का इमेज दिखा रहा था। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होना जरूरी है कि आपका पर्पस हो कि भाई यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करने के लिए एक प्रोसेसिंग जोन बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो हम पहुंच गए कांदला में, देख पा रहे सर आप लोग? दिस इज इन गुजरात, दिस इज द एरिया सर। ये देखो यहाँ पर सबसे बड़ा पोर्ट को ऑपरेट करने वाला अदानी है अभी। अदानी इसको पूरा ऑपरेट करता है, ठीक है। और ये भी भारत का सबसे बड़ा मतलब पोर्ट है सर, मतलब जिसमें बिजनेस होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेज भी सर, बहुत कुछ। हाँ बोलो सर। ये पोर्ट ऑपरेट कैसे होता है? पोर्ट ऑपरेट कैसा होता है जैसे मतलब सिंपल बात है, यहाँ पर बड़े बड़े जहाज होता है, ठीक है, बाहर से प्रोडक्ट मतलब आता है। जैसे हाँ बोलो। बाहर से तो, जो इंपोर्ट करते हैं ना अपना हम्म, कंट्री पे, हम्म, तो उसके लिए परमिशन गवर्नमेंट देगा कि हाँ आपका ये शिप जो भी आता है बड़ा बड़ा शिपमेंट्स पे, तो हाँ वो उसके लिए परमिशन अदानी पोर्ट से लेगा या गवर्नमेंट से लेगा? सर, अदानी पोर्ट के पास लाइसेंस है, मतलब अदानी पोर्ट से लेगा, अदानी पोर्ट लाइसेंस गवर्नमेंट से लेगा। ऑपरेटर जो होगा, जैसे फ्लाइट कैसे चलता है, एयरपोर्ट कैसे चलता है, एयरपोर्ट चलता है एविएशन डिपार्टमेंट के थ्रू से, ठीक है, लेकिन उसका लाइसेंस है सभी के पास। जैसे एयरपोर्ट को भी आजकल कोई ना कोई कंट्रोल करता है, ऐसे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, बट बहुत सारा ऐसा भी पोर्ट एयरपोर्ट है जो प्राइवेटली भी कंट्रोल होता है, ठीक है। प्राइवेट कंट्रोल में क्या सुविधा हो जाता है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करता है। गवर्नमेंट कंट्रोल में हम लोग देखे हैं सर लास्ट कुछ सालों में, लास्ट 50-60 सालों में काफ़ी ज़्यादा फेलियरिटी नज़र आया है ना, काफ़ी ज़्यादा फेलियरिटी नज़र आया है। तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट फेलियर है, गवर्नमेंट और न्यूली मतलब उसको क्योंकि इतना लॉस मेकिंग हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तो अब प्राइवेटली कंट्रोल में बिजनेसमैन का अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होता है ना सर, तो इस कारण से उनको ना कुछ अलग ही डेवलपमेंट नज़र आता है। तो गवर्नमेंट इस मैटर को थोड़ा सा इसलिए देखता है, तो ऑपरेटर को दे देता है, ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है, फिर गवर्नमेंट उसको लाइसेंस दे देता है। अब इसमें थ्रू से बाहर से जो भी प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट यहाँ से जाएगा, वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स होगा। तो ऑपरेटर जो भी करेगा वो एज पर
गवर्नमेंट रूल्स करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रूल्स के बेसिस में करेगा। तो समझ में सर आ रहा है? इसके लिए जैसे कि जो ऑपरेटर कुछ तो मतलब चार्ज करता होगा ना वो हाँ एक्सपोर्ट ऑब्वियसली, इससे, तो ऑब्वियसली। हाँ, उसमें से गवर्नमेंट का शेयर कैसे बनता है? उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा, उसमें से गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। जो ड्यूटी जो है, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी जो है, वो सरकार का टैक्स नहीं है, तो कस्टम्स, कस्टम्स। एक्सपोर्ट पे तो है ही नहीं ना सर। एक्सपोर्ट को जीरो लेवल में रखता है ताकि देश का चीज बाहर जाए तो फॉरेन एक्सचेंज गवर्नमेंट को मिलेगा। एक्सपोर्ट में टैक्स नहीं है तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट करने से देश का पैसा बढ़ता है ना, फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं गाँव देश, है ना। और इंपोर्ट में जैसे जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सरकार को उसका ड्यूटी देना पड़ता है, तो उसमें सरकार का टैक्स बढ़ता है, और साथ में कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह भी चलता है, हैंडलिंग चार्जेस ये से, मतलब पोर्ट अथॉरिटी भी लेगा और साथ में ये लोग भी लेगा, गवर्नमेंट का भी कुछ अलग अलग इधर उधर का होगा, बट मेन टैक्सेस वो कस्टम्स ही है। तो जितना देश में इंपोर्ट बढ़ेगा उतना सरकार का इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगा। जीएसटी भी तो है, इंपोर्ट ड्यूटी तो जीएसटी के साथ भी इंक्लूड हो जाता है। तो सर ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पोर्ट के थ्रू होता है, हम्म। इस पे जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो मेनली ड्यूटी पे है। हाँ ड्यूटी पे, यस, मेनली रेवेन्यू ड्यूटी पे, कंसाइनमेंट का जो वैल्यू होगा उसके ऊपर बेसिस करके ड्यूटी होता है। कस्टम एक्ट पढ़ो ना सर, कस्टम एक्ट में आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कस्टम एक्ट का क्लास मैंने शेयर किया था क्या? अगर नहीं किया तो ले लो एक बार सर, कस्टम एक्ट एक बार पढ़ लो, थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर। तो पहले क्या चलता था, एसीजेड को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू से चलाया जाता था। अच्छा, तो कंडला पोर्ट काफी अच्छे से डेवलप हुआ था, पहले एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था। फिर हमारे भारत में 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया, ठीक है। अब ये 2005 एक्ट ही हमारा एक्ट का मेन विषय है। इसका मेन आपको मैं अभी कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था। इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, development and management of the special economic zone for the promotions of exports and for matter connected therein with or incidental thereto. Chief objective क्या था? To create additional economic activity, to boost export of goods and services, to generate employment, to boost domestic and foreign investment, to develop infrastructure facilities. ये मेन पर्पस है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसके कारण एसीजेड को बनाया गया था। एसीजेड में कुछ रूल्स भी बनाया गया, क्या क्या रूल बनाया गया? सबसे पहले तो सिंप्लीफाइड रूल्स होना चाहिए, है ना, जो नॉर्मल देश के, मतलब बेसिकली एसीजेड जहां पर भी होता है वो देश के अंदर विदेश, क्योंकि वहां पर इतना लिबरल रूल होता है जो बाकी देश का बाकी ट्रेड एरिया, मतलब जो टैरिफ एरिया है, ठीक है, जो डीटी एरिया है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से काफी काफी लिबरल रूल होता है। तो इसलिए कोलकाता में काफी दिनों से कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मोस्ट, जैसे विप्रो को मिला था, उसी तरह से टीसीएस इन्फोसिस भी बोल रहा है कि उन्हें भी एसीजेड दिया जाए, बट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अभी थोड़ा चुप है। मे बी गवर्नमेंट का कुछ अपना पर्पस होगा, आई डोंट नो। तो simplified procedures to develop, operate and maintain SEZ and also to set up units and conduct business in SEZs. Single window clearance to set up special economic zone and also to set up an unit in SEZ, मतलब फैक्ट्री लगाना या फिर प्रोसेसिंग जोन लगाना। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर मैटर्स कनेक्टेड टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक विंडो, सिंगल विंडो की तरफ से आप सेंट्रल स्टेट दोनों का ही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टेट का अलग से सेंट्रल का अलग से, ठीक है। तो जो भी मैटर है उसका जो भी क्लियरेंस चाहिए आपको एक्सपोर्ट करने के लिए, तो सिंगल विंडो से क्लियर हो जाए, बाहर हर जगह में नहीं जाना है, तो वो एसीजेड के अंदर ही आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड कंप्लायंस प्रोसीडियर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ सकता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, विद फोकस ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन में ही फोकस करके, मतलब आप खुद ही सर्टिफाई करोगे और उसको, मतलब बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट नहीं किया गया, सेल्फ अटेस्टेड की तरह, ठीक है। डिफरेंट मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक्स, मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होगा, बिकॉज जो कुछ भी होगा छोटा सा जगह में काफी कॉम्पैक्ट वे में होगा, जैसे आज के डेट में फ्लैट होता है ना, कॉम्पैक्ट वे में सब कुछ, उसी तरह से, मतलब एक बहुत बड़ा जगह लेके फैक्ट्री बनाएंगे फिर जगह को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको एक मिनिमम जगह मिलेगा, लेकिन मिनिमम जगह में आप मैक्सिमम बेनिफिट गैदर कर सकते हो।
तो सर इसमें जो रूल्स का मैटर है, एक अप्रूवल कैसे मिलता है, अप्रूवल मैकेनिज्म क्या है एसीजेड का। SEZ approval mechanism is a single window process provided by a 19-member interministerial SEZ board approval। एक 19 मेंबर का इंटरमिनिस्ट्रियल SEZ बोर्ड होता है। The developer has to submit the proposal to state government। जो डेवलपर होगा SEZ का वो गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट करेगा। The state government forwards this proposal to board of approvals with its recommendation within the 45 days। The developer or applicant can also directly submit the proposal to BOA। The board, which has constituted by the central government and is a 19-member board, takes a decision considering the merits of proposal। All decisions taken by boards are by consensus। सब कुछ अपने अपने कंसेंट से करेगा सब कोई मिलके। द बोर्ड जो है सर वो चेयर कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। अदर मेंबर जो रह सकता है आर फ्रॉम वेरियस बॉडीज ऑफ मिनिस्ट्रीज, जैसे कि इसीलिए बोलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल। इंटर मिनिस्ट्रियल क्यों, डिफरेंट मिनिस्ट्री होता है इसमें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एटसेट्रा। इनका ग्रुप मिला के ये बोर्ड बनता है। Once the BOA gives its approval, the central government notifies the area of SEZ। जैसे अप्रूवल मिलता है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बताते हैं कि किस एरिया में SEZ बनना चाहिए। यूनिट्स आर अलाउड टू बी एस्टेब्लिश इनसाइड द SEZ। अब उसके बाद उसके अंदर क्या क्या बिजनेस बनेगा वो भी बताया जाता है। इससे सिंपल सा, अगर इसको आप सिंप्लीफाइड वे में सोचो, जैसे आज के डेट में लोग सुपर मार्केट बनाते हैं ना, सुपर मार्केट देखे हो सर आप लोग? अरे सिंपल है, फ्लैट बन गया चारों तरफ, फिर उसके नीचे एक सुपर मार्केट बनाने का कॉन्सेप्ट बना दिया गया उस लोकेलिटी में। तो क्या होता है सुपर मार्केट एरिया, वहां पर क्या क्या दुकान बन सकता है, कितना दुकान बन सकता है, उसका एक सिंपल, जैसे हमारे आसपास में जैसे एक माझेरपाड़ा सुपर मार्केट बता रहा है, ठीक है। मतलब ये एक मेरे घर के उल्टा साइड में भी है, ठीक है। क्या करता है, कुछ नहीं सर, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर अलग अलग दुकानें होते हैं, तो पहले वो सोच लेते हैं कि इसके अंदर कितना दुकान हो सकता है, कितना शॉप हो सकता है, फिर उसके बेसिस में वो डिसाइड करता है। इट्स लाइक दैट, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा लेवल में होता है, कंट्री के लिए होता है और वो सोसाइटी के लिए होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। हेलो, क्या सर समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बेसिकली बिजनेस ही बनाना है, जहां पर नॉर्मल शॉप बनता है वहां पर बड़ा बिजनेस बनेगा, फैक्ट्री बनेगा। अब एसीजेड का क्या फैसिलिटीज एंड इंसेंटिव्स होता है, इसका एक आइडिया ले लो सर। द गवर्नमेंट ऑफर्स मेनी इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज एंड बिजनेस एस्टेब्लिश इन एसीजेड्स। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट, जैसे कि ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। आप जो गुड्स लाओगे बाहर से ड्यूटी फ्री रहेगा, इंपोर्ट में ड्यूटी फ्री कर देगा। क्यों? बिकॉज आप जो कुछ वहां पर बनाओगे वो बाद में एक्सपोर्ट करोगे, इसलिए सरकार भी ड्यूटी फ्री करता है। बिकॉज एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर कमाएगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग एसीजेड यूनिट्स। 100% income tax exemptions on export income for SEZ units under Income Tax Act for the first 5 years। ये आप लोगों को मैंने टैक्स में पढ़ा के आया। पहला 5 साल में 100%, 50% फॉर नेक्स्ट 5 years एंड उसके बाद 50% ऑफ द प्लॉट जो आपने लगाया था, प्लॉ बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 years। मतलब जो प्रॉफिट कमाओगे उसको फिर से बिजनेस में लगाना है आप, तो वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्स का बेनिफिट है। अच्छा, एक मैट का कॉन्सेप्ट होता है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, उससे भी ये बच जाता है। ये भी हम लोग टैक्स में डिस्कस किए हैं, याद है ना? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, AMT एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसके बारे में भी हम लोग इनकम टैक्स क्लास में डिस्कशन किए हैं। तो जिन लोगों का मिस है, बाई चांस भूल गए, तो प्लीज एक बार AMT और MAT का क्लास एक बार देख लो, याद आ जाएगा। तो यूनिट्स आर exempted फ्रॉम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। They were exempted from central sales tax, CST, सर्विस टैक्स, स्टेट टैक्स। इन सिंपल जो जिसको हम लोग आज के डेट में GST कहते हैं, मतलब सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स, इसको सब मतलब सब समड हो चुका है और वो GST बन चुका है। GST में भी आपको बेनिफिट मिलता है। एंड सप्लाईज टू SEZ आर जीरो रेटेड, मतलब जो SEZ में सप्लाई करेगा वो जीरो रेटेड माना जाएगा अंडर द IGST एक्ट 2017, ठीक है। मतलब आप समझ पा रहे हैं सर, SEZ मतलब बेनिफिट का मेला लगा हुआ है,
इसीलिए गवर्नमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर सेंट्रल एंड स्टेट लेवल अप्रूवल्स, देयर इज नो नीड फॉर लाइसेंस फॉर इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए इवन लाइसेंस भी जरूरी नहीं है, बस आपका एसीजेड में यूनिट होना चाहिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बैरिंग a few segments 100% FDI is allowed। कुछ सेगमेंट को छोड़ के मैक्सिमम जगह में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। मतलब अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो 100% है मैक्सिमम सेगमेंट में, कुछ फ्यू सेगमेंट्स को छोड़ के। एफडीआई पॉलिसी पढ़ेंगे सर हम लोग, एक चैप्टर रहेगा एफडीआई के बारे में, फॉरेन ट्रेड के ऊपर डिटेल्स बात करेंगे एफडीआई के बारे में, तब आपको और मजा आएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या रूल्स है हमारे देश में करेंटली। जो प्रॉफिट आप अर्न करोगे परमिटेड टू बी रिपार्टिएटेड फ्रीली विद नो नीड फॉर एनी डिविडेंड बैलेंसिंग, मतलब आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, कोई डिविडेंड बैलेंसिंग का भी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर कस्टम्स एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंटेशन का भी जरूरत नहीं पड़ता है, मतलब जितना हो सके सिंप्लीफाइड। मेनी एसीजेट्स ऑफर डेवलप प्लॉट्स एंड रेडी टू यूज स्पेस। मैक्सिमम एसीजेट में क्या होता है, एकदम रेडी प्लॉट होता है, डेवलप प्लॉट, आपको कुछ नहीं करना है, सेटअप करो बस, जो बिजनेस है सेटअप करो। कपड़ा एक्सपोर्ट करना है कपड़ा करो, हैंडीक्राफ्ट के लिए हैंडीक्राफ्ट करो, कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स करो, प्लॉट डेवलप मिलेगा आपको एंड रेडी टू यूज स्पेस मिलेगा। जैसे रेडी टू यूज होम हो गया ना आजकल, रेडीमेड होम, उसी तरह का रेडी टू यूज बिजनेस स्पेस। अच्छा है ना, बहुत अच्छा सिस्टम है। Apart from the firms operating in SEZ, developers of SEZ also receive many benefits। जो SEZ को डेवलप करते हैं, जैसे कि अदानी का नाम सुना है ना आप लोग, अदानी पोर्ट एंड SEZ के बोल रहे, अदानी क्या करता है, ये बड़ा कंपनी है इस मैटर पे, मतलब भारत में अदानी पोर्ट एंड SEZ इसी नाम से चलता है। ये पोर्ट भी बनाता है और SEZ को भी डेवलप करता है। करेंटली अदानी भारत का प्राइवेट में सबसे बड़ा है। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑल्सो फॉर्मली मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले नाम था, इज इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर। अदानी पोर्ट SEZ रिप्रेजेंट्स, मतलब स्टॉक मार्केट क्लास में मैंने इसके बारे में बहुत बात किया लास्ट ईयर, क्योंकि शेयर में जो लोग इन्वेस्टमेंट किया था अच्छा खासा इनकम किया। आई होप कि ज्योति को याद है, ज्योति याद है क्या? यस सर। देखो सर लास्ट 2-3 साल में एक टाइम पे 600 समथिंग चल रहा था, 300 350 में भी चला है, ठीक है, हम लोग इसी रेंज में बात करते थे। उसके बाद ये 700 750 रेंज में काफी दिनों से साइडवेज चल रहा है। गुड फॉर ट्रेड, बट अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, बट लास्ट 2 साल में जिस तरह का डेवलपमेंट दिया है, काफी बिजनेस दिया है, ठीक है। तो ये SEZ को डेवलप करता है। इज द लार्जेस्ट इंडियाज प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर विद द प्रेजेंस ऑफ अक्रॉस 12 लोकेशंस, अदानी ग्रुप एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये देखो की मैनेजरियल पर्सन इज अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया, नोन एज करण गौतम अदानी। CEO है कमलेश बागिया, कंपनी सेक्रेटरी करण गौतम अदानी, निरुपमा राव, प्रेजेंटली एसोसिएटेड विद डायरेक्टर्स, मतलब ये लोग कंपनी को मिला जुला के बना रहा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, आप अदानी का स्पेशल डिस्कशंस पढ़ोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से ये लोग SEZ के ऊपर काम करता है। मुंद्रा पोर्ट, देखो कितना सारा पोर्ट बनाया था, पोर्ट बनाया मतलब वहां पर SEZ भी बनाया कुछ मैक्सिमम, ठीक है। ये देखो मुंद्रा इन गुजरात, कृष्णपत्तनम इज आंध्र प्रदेश, नेल्लोर, ठीक है, हाजिरा पोर्ट इन गुजरात सूरत में, धामरा, दिस इज ऑल्सो इन धामरा इन ओडिशा, डीप वाटर हमारे यहाँ पर हल्दिया में है, हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, पारादीप में है उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा झारखंड में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट की रिसेंटली उड़ीसा में ताजपुर में एक बनाने का बात हुआ है सर, प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हल्दिया, पारादीप, ठीक है, और यहाँ से नेपाल बांग्लादेश म्यांमार में पोर्ट होता है एशियन रीजन में। दहेज पोर्ट बोल के एक है, दैट इज इन गुजरात, गुजरात में ज्यादा है। वाइजैक टर्मिनल, वाइजैक में आपको बोला, वाइजैक मतलब एक्चुअली विशाखापत्तनम, मार्मागांव दिस इज इन गोवा, विजिग्राम ये आपका आंध्र में है,
कट्टुपल्ली, कट्टुपल्ली चेन्नई में है, एन्नोर तमिलनाडु में, टूना, बहुत सारा है, देखते रह जाओगे। ठीक है, ओके सर। तो मैंने आपको ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बता भी दिया, ऐसे आप फिर से देख लो समरी से। As of 31st January 2021, 265 SEZs are operational in the country. About 64% of the SEZs are located in 5 states. 64% SEZ 5 स्टेट में है, जिसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ठीक है, स्टेट का साइज भी बड़ा है इन लोगों का, ये सब बिग स्टेट इन इंडिया। और बिजनेस एक्टिविटी भी अच्छा है, बिजनेस के लिए सही एनवायरनमेंट है। एसीजेड अप्रूवल 425 का, एसीजेड नोटिफाइड 378 का, एसीजेड ऑपरेशनल 265 का। सो आई होप ये मैं पहले भी बोल दिया आपको। फ्यू इंपॉर्टेंट फिगर्स रिलेटेड टू एसीजेड इन इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट फिगर जान लो एसीजेड के बारे में। क्या जानना है सर? एज पर 31 दिसंबर 2020 का जो डेटा बता रहा है, 22.84 लाख पर्सन हैव बीन एम्प्लॉयड इन द एसीजेड। 22 से 23 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट हुआ है एसीजेड में। बिकॉज बिजनेस बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट बनेगा ना सर, मतलब जितना बिजनेस बनेगा एम्प्लॉयमेंट बनेगा, सबका एम्प्लॉयमेंट होगा उसमें। चार्टर्ड का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, सीएस का भी बढ़ेगा, सीएमए का भी बढ़ेगा, और सबसे बड़ा बात अनस्किल्ड लेबर का भी डेवलपमेंट होगा। मतलब जो अनस्किल्ड मतलब डिप्लोमा लेके जो है, ठीक है, लेबर का भी एम्प्लॉयमेंट होता है। डिप्लोमा स्किल्ड वाले, सर्टिफिकेशंस वाले, उनका भी है, और डिग्री वाले लोगों का भी है। बेसिकली एक बिजनेस बनेगा तो सबका एम्प्लॉयमेंट होता है सर, नो डाउट। द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एसीजेड्स इतना है, दैट इज 18 लाख है सर, सॉरी 1,86,768। स्टेट प्राइवेट एसीजेड में इतना है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एसीजेड नोटिफाइड अंडर दिस एक्ट इतना 19,99,871। In the financial year 2021-2021 में the exports from SEZs have decreased by 7.25% when compared to the previous financial year। मतलब लास्ट ईयर, मतलब बेसिकली ये समझ में आ ही रहा है कोरोना। हाँ सर, 1920 से 7.5% के आसपास जो गिरा है एक्सपोर्ट, क्यों? कोरोना, और क्या। भारत का टॉप एसीजेड के बारे में मैंने आपको बताया। सर एसीजेड को क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? Sir, since SEZs offer a wide range of incentives and tax benefit, it is believed that many existing domestic farms may just shift base to SEZs। मतलब एसीजेड में बिजनेस करना क्योंकि आसान हुआ, तो फिर डोमेस्टिक में जो है उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। There is a fear that promotion of SEZ may be at the cost of fertile agricultural land, affecting food security। ज्यादा एसीजेड बनेगा तो एग्रीकल्चरल लैंड ऑक्यूपाई ज्यादा हो जाएगा, तो फिर इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैलेंस करके चलना चाहिए। चैलेंजेस हर चीज में होता है, इंडस्ट्री बनाने में तो इंडस्ट्री बना देंगे, लेकिन खाएंगे क्या अगर पर्याप्त लैंड नहीं रहेगा? सर भारत में इंडस्ट्री का इशू हमेशा रहेगा, इतना बात आप जान के चलो। क्यों जानते हो इंडिया में इंडस्ट्री का इशू क्यों रहेगा हमेशा, जानते हो? सिंपल सा लॉजिक लगाओ, पता चल जाएगा। इंडिया का जो इंडस्ट्री का इशू है ना, ये एक बैलेंस्ड वे में करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री होगा तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। बट गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट जोन, क्योंकि हमारा आवर फैमिली मेंबर्स कितना है? 140 करोड़ प्लस। 2030 में हम लोग दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन वाले कंट्री बन जाएंगे, चाइना को क्रॉस कर जाएंगे। तो सर इतना लोगों का फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो इंडिया को हमेशा एग्रीकल्चर में ध्यान देना चाहिए, भले ही कितना भी ज्यादा आप इंडस्ट्री कर ले, हम लोग बैलेंस करके चलना चाहिए। जोन रेडी करना चाहिए कि भाई ये जोन इंडस्ट्री के लिए रहे, बाकी जोन एग्रीकल्चर के लिए उतना पर्याप्त लैंड होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने आप को भी पेट भर खिला पाए और उसी के बेसिस में एक्सपोर्ट भी कर पाए। सो उपाय नहीं है सर हमारे लिए, वी आर नॉट दुबई या फिर हम लोग इंग्लैंड नहीं है। इंग्लैंड का क्या है, यूएस का क्या है, सुविधा क्या है ना लोगों का, पॉपुलेशन बहुत कम है सर, पॉपुलेशन बहुत कम है। अब आप बोलोगे सर कौन बोला था भारत में इतना पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए? सर ये तो बाहर का लोग आके पॉपुलेशन बढ़ा के क्या,
भारत इतना पॉपुलेटेड नहीं होता था, ठीक है। हम लोग तो नहीं गए ना किसी को लूटने के लिए, किसी का क्वालिटी को खराब करने के लिए, हाँ, ऐसा तो हम लोग नहीं किए। अभी यूएस इतना बड़ा देश है, साइज देखो इसका, इतना बड़ा साइज है, 30-33 करोड़ का पॉपुलेशन है, 33 करोड़ का। अब ये लोग एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या कौन करेगा, कौन इंडस्ट्री बनाएगा, हम लोग करेंगे क्या। अब 140 करोड़ लोगों को खाने के लिए जगह भी तो होना चाहिए, कम से कम उतना लैंड तो हमारे पास होना चाहिए जिससे हम लोग कम से कम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर पाए। तो ये भी एक चैलेंज है सर। मतलब एसीजेड अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट एग्रीकल्चर को भी बैलेंस करना है। फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड कम हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम हो जाएगा। लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द एक्सचेकर एंड कॉज अनइवन ग्रोथ विद एडवर्स इफेक्ट्स। तो गवर्नमेंट को जो टैक्स में लॉस हो सकता है वो प्रॉब्लम है एक ना, एक्सचेकर लॉस मतलब गवर्नमेंट का जो टैक्स का लॉस है वो प्रॉब्लम है। बिकॉज एसीजेड में एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर गवर्नमेंट को तो लॉस हो ही रहा है, स्टार्टिंग में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। Apart from food security, water security is also affected because the diversion of water use of SEZ, इतना ज़्यादा water भी लगेगा वहाँ पर। SEZ also cause pollution, especially with the release of untreated effluents. There has been a huge destruction of mangroves in Gujarat, affecting fisheries and dairy sectors also. SEZs have to be promoted, but not at the cost of agricultural sectors of the country. It should also not affect the environment adversely. Maintain करना होगा, उसका फाइंड आउट सरकार को करना है कि कितना मेंटेन करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे। वो गवर्नमेंट सोचेगा, एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बैठ के काम होगा, बट एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी जमीन दे दो, ऐसा नहीं। इतना बड़ा देश है, लिविंग स्टैंडर्ड को भी देखना है। आई नो, वी ऑल्सो नो, वी ऑल नो चैलेंजेस। हमसे ज्यादा प्रॉब्लम तो प्राइम मिनिस्टर्स को है, या फिर जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, ज्यादा चैलेंजेस है उनके लिए, ठीक है। तो एसीजेड इज अ वेरी वेलकम कॉन्सेप्ट, बट एसीजेड का कुछ चैलेंजेस भी है सोसाइटी के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज एसीजेड, हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर इन इंडिया, व्हिच इज द फर्स्ट एसीजेड इन इंडिया, कांदला, व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एसीजेड। सर अभी मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु नहीं है, आई थिंक आंध्रा है। किसका कभी कौन ज्यादा है लेटेस्ट में, आंध्रा क्या, अप्रूवल अप्रूवल प्रोजेक्ट। मोस्ट नंबर ऑफ एसीजेड किसके पास है सर, तेलंगाना के पास। तेलंगाना। तेलंगाना के पास है 68, ठीक है। एक टाइम था मैक्सिमम टाइम तमिलनाडु बहुत दिनों तक फास्ट रहा ऐसा, तो गुड थिंग। तो एसीजेड के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस हैं मैं आपको करा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि क्या एसीजेड टैक्स पेयर्स हैं। एसीजेड से ट्रीटेड एज फॉरेन टेरिटरी फॉर टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस में इसको फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, देश के अंदर विदेश। even though they are located within countries borders, supplies into SEZs are exempt from paying GST because they are considered as exports. अगर आप SEZ में कुछ सप्लाई करते हो तो उसको एक्सपोर्ट माना जाएगा, जैसे फॉरेन को कुछ दे रहे हो। But when SEZ supply goods or service to anyone, it will be deemed a regular interstate supply and will attract IGST. However, when SEZ supply goods or service to a DTA, it is exempt from paying taxes, although the receiver in DTA has to pay. ये जो टैक्स है, जो DTA है, मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है सर। तो एसीजेड का ये बेनिफिट है, मिल जाए तो बल्ले बल्ले ना मिले तो प्रॉब्लम भी है। तो दैट इज हाउ एसीजेड एक्चुअली वर्क्स इन आवर कंट्री। अब इसके ऊपर मैं मेन मेन पॉइंट आपको बता दिया। आप एक बार आप इंस्टीट्यूट के मैट में भी जाओ। कितना नंबर पेज में है रे, एक बार बता सकता है कोई मुझे। चौथा एसीजेड कत नंबर আছে, 220 सर। 220। कोई रे, ওভারসিজ ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট লেসন কত ওটা, 262। 252। এক একজন এক এক রকম বলছিস। স্যার আমার মডিউলে 262 আছে, লেসন নাম্বার 11। ফরেন ট্রেড পলিসি এর পরে আছে।
तेरी गेलाम ना की NBFC फॉरेन तेरी के लिए बोल दिस वन। देखो सर, आई थिंक मैंने मैक्सिमम पॉइंट कवर कर चुका हूँ, ठीक है। डेवलपर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, एस्टेब्लिश ऑफ एसीजेड, गाइडलाइंस ऑफ नोटिफाइड एसीजेड, मेन पॉइंट मैंने कवर कर दिया। आप लोगों को बस कुछ सेक्शन वाइज एक बार देख लेना है। डेवलपर किसको बोलते हैं, को डेवलपर किसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंपोर्ट का मतलब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स के बारे में टैक्स क्लास में बात किया था, ठीक है। तो जस्ट एक बार एस्टेब्लिशमेंट एसीजेड का मैं समरी बता दिया, जस्ट एक बार पढ़ लो, ठीक है। हु कैन सेट अप एसीजेड्स, एनी प्राइवेट पब्लिक जॉइंट सेक्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल कैसे मिलता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, बस एक बार गो थ्रू कर लो सर। कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लो, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। यस सर। जस्ट गो थ्रू, इफ एनी डाउट अराइज, स्कैनर से क्या क्या क्वेश्चन है वो भी देख लो, क्या क्या किस तरह का सवाल आया है मोटा मोटी। टैक्समैन का स्कैनर है ना आप लोगों के पास, तो जस्ट टैक्समैन के स्कैनर में जाओ, एसीजेड से क्या क्या क्वेश्चन है एक बार गो थ्रू करो, कोई डाउट अराइज होता है आस्क मी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ज्योति थोड़ा सा वेट करना तो, ठीक है। ओके सर, बाय। ओके सर, टाटा। बाय सर। ओके सर, टाटा।